6,000 करोड़। दोस्तों, ये किसी की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले बस 5 सालों में मिलने वाला चंदा है, जिसका खुलासा हाल ही में इलेक्शन कमीशन के एक डॉक्यूमेंट के जरिए हुआ। इसके साथ ही न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि ममता दीदी की पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ का चंदा मिला, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1421 का चंदा मिला है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगाया है, तब से ही लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें छुपाने की अब तक सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब इन सब बातों से ये तो सामने आ गया कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाने के लिए आता कहां से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसकी वजह से खुली है इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की पोल। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा की थी और इसकी घोषणा के बाद ही साल 2018 में 29 जनवरी को इसे कानूनी लागू कर दिया गया था। इस स्कीम को साल 2017 के वक्त वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने इस स्कीम को पेश किया था। बता दें कि 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया और फिर इसके बाद इसे लागू किया गया था। इस योजना के तहत ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। दरअसल कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से बिना बताए दान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इसको खरीदने के भी कुछ नियम हैं। दरअसल इस बॉन्ड को कोई भी ऐसा इंसान ही खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसके केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता यानी कि पेयर का नाम नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि इस प्लान के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांचेस से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टेन्योर सिर्फ 15 दिनों का ही होता है, यानी कि डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर बॉन्ड पाने वाली पॉलिटिकल पार्टी इसे इलेक्शन कमीशन से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवा सकती है। हालांकि ये बॉन्ड हर किसी पार्टी को डोनेट नहीं किए जा सकते। इसके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन किया जाता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए लास्ट जनरल इलेक्शन में कम से कम 1% वोट तो हासिल किए हों। अब इस योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के पीरियड के लिए खरीदने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि इन सब में एक नियम और भी ऐड है कि जिस साल लोकसभा चुनाव होने हैं उस साल ये बॉन्ड्स 30 दिनों के एडिशनल पीरियड के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। कैसे काम करते हैं ये चुनावी बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज करना काफी आसान है। ये बॉन्ड 1,000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के रेंज में हो सकते हैं। ये किसी को भी एसबीआई की कुछ ब्रांचेस पर मिल जाते हैं। कोई भी डोनर जिनका केवाईसी कंप्लेंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे इसके लिमिटेड टाइम के दौरान कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। दोस्तों, इसे कैश में कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज भी किया जाता है। अब विवादों में क्यों आई ये स्कीम? देखिए, अभी तक तो आपको ये स्कीम सुनने में सही लग रही होगी, तो ऐसे में एक सवाल आता है कि भाई आखिर फिर इस योजना पर इतना विवाद क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी? दरअसल 2017 में तब के वित्त मंत्री यानी अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त तो दावा किया था कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिलती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही साथ इलेक्शन सिस्टम भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। इससे ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। हालांकि उस वक्त भी इसका विरोध हुआ था और तब विरोध करने वालों ने ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। और उस वक्त योजना का विरोध करते हुए योजना को 2017 में ही चैलेंज किया गया था।
लेकिन इसकी सुनवाई 2019 में शुरू हुई और इसके बाद 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दें। लेकिन उस वक्त भी इस योजना पर रोक नहीं लगाई गई थी। बता दें कि दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक एप्लीकेशन दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित 4 लोगों ने याचिकाएं पिटीशंस की। इस मामले में पिटीशनर्स का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटीशनर्स की तरफ से पैरवी की थी। इसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई साल 2023 में 31 अक्टूबर की शुरू हो गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस स्कीम से जुड़ी तमाम तरह की दलीलें रखी गई थी, जहां सरकार की तरफ से कहा गया था कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल डोनेशंस में ट्रांसपेरेंसी आई है। डोनर्स नहीं चाहते थे कि उनके दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले, इससे उनके लिए दूसरी पार्टी की नाराजगी नहीं बढ़ेगी। तो वही विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी नागरिक को उम्मीदवारों, उनकी संपत्ति, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंडिंग कर रहा है। और इसी तरह की दलीलों के बीच CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों, इन सब के बीच आपको बता दें कि ठीक 4 दिन बाद यानी 6 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 29 ब्रांचों के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए थे। और हैरानी की बात तो यहाँ पर ये थी कि सिर्फ 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इशू किए गए बॉन्ड्स में 1000 करोड़ रुपए का इलेक्शन डोनेशन दिया गया था। इसके बाद 15 फरवरी को सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तुरंत रोक लगा दी थी। ये रोक लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लगाई गई, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा झटका है। इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है। बॉन्ड की सीक्रेसी बनाए रखना असंवैधानिक है। साथ ही ये स्कीम राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन भी है। और इसके बाद आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SBI बैंक को 6 मार्च तक का टाइम दिया कि वो पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को दे। लेकिन 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। और तब कोर्ट ने बैंक को ज्यादा समय देने का मना करते हुए फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आपने अभी तक तय क्या किया है। और तब ज्यादा वक्त मांगने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। अब देखिए, इसके बाद कोर्ट की सख्ती के बाद SBI बैंक ने 12 मार्च को शाम तक इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा मुहैया करवा दिया। इस पूरे मामले में बैंक ने कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 PDF फाइल के जरिए सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सौंप दी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के इस डिटेल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। इस डेटा के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस का नाम, जिसे 1609 करोड़, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आती है जिसे 1421 करोड़ मिले। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया। दरअसल चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है, जिसमें एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, तो वहीं दूसरी में इन पार्टियों के मिलने वाले बॉन्ड की डिटेल्स हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR है, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बता दें कि कंपनी ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और IPC के तहत कई मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड इन कैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, PRC, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU और राजद भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन के जारी किए गए इस डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 तक
3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। इनमें 1,609 कैश कराए गए। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की संख्या 18,871 हो गई थी। इनमें 20,421 बॉन्ड इन कैश कराए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी एसबीआई बैंक से जवाब मांग रहा है। कोर्ट ने बैंक से कहा है कि बैंक को बॉन्ड की पूरी डिटेल, उसकी खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी बताई जाए। लेकिन बैंक ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है, जिसका खुलासा करने को भी कोर्ट ने जल्द ही बैंक को कहा है। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव एक त्योहार के जैसे होते हैं, जहां पार्टी अपने कैंडिडेट्स पर पानी की तरह पैसा बहाती है और ऐसे में इस पैसे को बहाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से तो पैसा इकट्ठा करना ही पड़ता है। और ऐसे में सवाल आता है कि अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना बंद हो गई है, तो अब ये पार्टी पैसा कहां से लाएगी? और इससे पहले भी इन पार्टी को पैसा कहां से मिलता था? दरअसल इस स्कीम से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को चेक के जरिए चंदा दिया गया था। चंदे में दी गई राशि की पूरी जानकारी उनके एनुअल अकाउंट में होती थी। राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को चंदा देने वाले का नाम और प्राप्त राशि की जानकारी देती थी। ऐसी सिचुएशंस में कॉर्पोरेट्स चेक के जरिए बड़ी रकम का चंदा देने से बचते थे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी कमीशन को देनी होती थी। बता दें कि आज से लगभग 40 साल पहले सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और अपनी पार्टी के लिए लोगों से चंदा वसूलते थे। नवंबर 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2004-05 से 2014-15 के बीच 11 साल के ड्यूरेशन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज की कुल इनकम का 69% हिस्सा अननोन सोर्सेज से मिलता था, यानी कि एक ऐसी जगह से जहां पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेखा जोखा नहीं होता था और पूरा अमाउंट कैश में दिया जाता था और बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहते थे। इस वजह से इसको ब्लैक मनी माना जाता था। और इसी व्यवस्था को बंद करने के लिए सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेकर आई थी, जिसे भी अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब आगे क्या स्कीम आती है ये देखना होगा। लेकिन क्या लगता है आपको, इस स्कीम के बंद होने से करप्शन पर रोक लगेगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।